हेलो दोस्तों, यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 निकाला है। ये सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। इसमें 10 तरह की डिफरेंट वैकेंसी निकाली है यूपीएससी ने, जिनकी डिटेल कुछ इस प्रकार से है। पहली पोस्ट है फोरमैन एरोनॉटिकल के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट। देन फोरमैन केमिकल, ये भी सेम डिपार्टमेंट के लिए, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड। फोरमैन कंप्यूटर आईटी, ये भी सेम डिपार्टमेंट, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड। फोरमैन इलेक्ट्रिकल, सेम डिपार्टमेंट, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड। फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम डिपार्टमेंट, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड। फोरमैन मेटलर्जी, सेम डिपार्टमेंट, लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड। देन फोरमैन टेक्सटाइल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेम डिपार्टमेंट, ग्रुप बी गेजेटेड। देन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में है। लेवल 11 की पोस्ट है, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। देन असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड। देन लेबर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ये लेवल 7 ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। अब आगे वीडियो में हम नंबर ऑफ वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है हर वैकेंसी की, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, वो डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये सिलेक्शन पोस्ट यूपीएससी की जो रेगुलर पोस्ट होती हैं सिविल सर्विसेज एटसेट्रा उनसे डिफरेंट होती हैं। पहली वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन एरोनॉटिकल, ये एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। ये पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप बी और गेजेटेड पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है पे मैट्रिक से अकॉर्डिंग टू 7 CPC, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 1 साल का। रिलेवेंट फील्ड है एरोनॉटिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि 1 साल एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए एरोनॉटिकल में जैसे ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर, PSUs, सेमी गवर्नमेंट, स्टेचुटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज जो कंपनी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, उनमें अगर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल हैं क्वालिफिकेशंस, जो कि यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर टोटली डिपेंडेंट करती हैं। ड्यूटीज़ क्या रहेंगी इस पोस्ट के अंदर में, इसमें आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एरो इंजन्स, उनके एलाइड सिस्टम्स, एयर आर्मामेंट, एयरबोर्न एंड ग्राउंड इक्विपमेंट जो होते हैं मिलिट्री के, उनका इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस करना होगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, लेकिन आपको कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, कहीं भी भेज जा सकते हैं जहाँ पर वैकेंसी एग्जिस्ट होंगी थ्रू आउट द इंडिया। सेकंड वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर है सेकंड वैकेंसी। इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, एक SC के लिए, एक OBC, एक EWS, एक अनरिजर्व। ये फोरमैन केमिकल, फोरमैन इज इक्वल्स टू सुपरवाइज़र। ये भी पोस्ट भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में है, केमिकल ब्रांच में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ये पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप बे गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, सेम जो पहली पोस्ट थी उसके इक्वली है। ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही आपके पास डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड में केमिकल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का मिनिमम, या फिर मास्टर्स डिग्री है आपके पास केमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपका 1 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, पब्लिक PSU, सेमी गवर्नमेंट, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर कंपनी कोई अगर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसमें भी आपके जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काउंट रहेगा। ये क्वालिफिकेशंस रिलैक्सेबल हैं,
यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। ड्यूटीज़ में आपको जैसे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ पायरो टेक्निक, हाई एक्सप्लोजिव नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया जाता है एयर आर्मामेंट और एयरबोर्न स्टोर्स में, उसको उसका क्वालिटी एश्योरेंस करना होगा, उसकी टेस्टिंग करनी होगी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, उसकी मिक्सिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ग्रीसेज जो होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट एयर आर्मामेंट में यूज़ होते हैं, उनकी टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का मेन काम है आपका। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है। थर्ड वैकेंसी है, ये भी सेम डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये फोरमैन कंप्यूटर की पोस्ट है, आईटी, तो ये भी लेवल 7 की पोस्ट है। और इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, जैसे कंप्यूटर में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर की फील्ड में, या फिर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आप एसोसिएट मेंबर हो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के कंप्यूटर में, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है अगर रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके इसके लिए एलिजिबल हो। जो स्टूडेंट 31/5/2013 तक जो इस इंस्टीट्यूट के मेंबर थे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे इस केस में। द टर्म जो और 1 ईयर का एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और कंपनी एक्ट के अंडर में है, 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो, उनमें होना चाहिए, तो ये आपका वो काउंट होगा और फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो। इसमें ड्यूटीज़ रहेंगी आपकी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑल आईटी एक्सेसरीज and its peripherals, networking and implementation of all cyber security guidelines, software development, testing, maintenance of test rigs, proof setup used for airborne stores। तो जो आईटी से रिलेटेड जो काम रहेगा आपका, आईटी से रिलेटेड जितना भी काम रहेगा DGAQA में, वो सारा आपको करना पड़ेगा इस पोस्ट में। आप एक तरह से सुपरवाइज़र रहेंगे और सुपरवाइज करेंगे काम को। फोर्थ वैकेंसी, ये भी फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सेम डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में, लेवल 7 की पोस्ट है, सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर सेकंड है एक्सपीरियंस के केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड इलेक्ट्रिकल में फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, PSU, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपनी एक्ट के अंडर में है, तो उसमें आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो काउंट होगा। इसमें ड्यूटीज़ में आपका जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का, सब सिस्टम्स, इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ टेस्ट रिग्स, वैलिडेशन ऑफ टेस्ट सेटअप, ये सब रहेगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी क्लॉज है। फिफ्थ वैकेंसी भी फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सेम डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें आपकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए और मास्टर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्पेशल सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप IETE इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के अगर आप मेंबर हो रिलेवेंट फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपको 1 साल का मेंबर है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप AMIE के मेंबर हो रिलेवेंट फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसमें आपकी ड्यूटीज़ वही सेम रहेंगी, इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं उनकी टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस की आपकी ड्यूटी रहेगी। सेम हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी क्लॉज रहेगा। 6 वैकेंसी है मेट्रोलॉजी फोरमैन की, ये भी सेम डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में। 2 वैकेंसीज़ हैं, एक EWS, एक अनरिजर्व, तो टोटल 2 वैकेंसी, लेवल 7। इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री आपकी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर अगर आप AMIE के मेंबर हो रिलेवेंट फील्ड मेटलर्जी में, या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स के मेंबर हो, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में मेटलर्जी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ड्यूटी सेम इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एरो इंजन्स, एयरलाइड सिस्टम में जो मेटल और नॉन मेटल यूज़ होगा उनकी इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस का आपका काम रहेगा मेन।
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी क्लॉज है। 7th वैकेंसी फोरमैन टेक्सटाइल, 2 वैकेंसीज़ हैं, एक एससी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, सेम ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है ये भी, और लेवल 7 की पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके मिनिमम डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कि अगर आप मेंबर हो रिलेवेंट फील्ड टेक्सटाइल में, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड टेक्सटाइल में। ये क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है, लेकिन यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ड्यूटीज़ आपकी रहेंगी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लाइंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो कि फ्लाइंग क्रू आर्म फोर्सेस का यूज़ करता है, उसकी इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस का आपका काम रहेगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, लेकिन कहीं भी ऑल इंडिया सर्विस में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। फिर 8th वैकेंसी है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। यह है पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें 12 वैकेंसीज़ हैं, एक एससी, 3 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस, 7 अनरिजर्व, जिसमें से एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी रिजर्व है। और ये वैकेंसी काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है, लेवल 11 की पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की। ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट, पे इसके लेवल 11 है पे मैट्रिक्स में, और सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इन फील्ड में होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने इनमें से किसी एक में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हो, जैसे कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और सोशो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन, और रिसर्च रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक्स, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट और में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर आपने डेटा में रिसर्च किया है, डेटा कलेक्शन का काम किया है, इंटरप्रिटेशन का काम किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। या फिर जैसे आपने बी है एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और मार्केट इन्फॉर्मेशन, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस एंड कैरियर इन्फॉर्मेशन। आपने अगर एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग में काम किया है, आपने किसी को कैरियर काउंसलिंग का काम है, या फिर वोकेशनल गाइडेंस औद्योगिक प्रशिक्षण दिया है आपने लोगों को, अगर इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, या फिर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट, एचआर का काम किया है आपने, एनालिटिक्स एंड साइकोमेट्रिक फ्रेमवर्क फॉर पोटेंशियल असेसमेंट ऑफ जॉब सीकर। तो जो नए जॉब सीकर्स होते हैं उनका अगर आपने एनालिसिस किया है, साइकोमेट्रिक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, तो वो भी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो जॉब सीकर्स का रहता है उस पर भी आपने काम किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस इन आउटरीच एक्टिविटीज़ इन स्कूल कॉलेज कंडक्टिंग जॉब फेयर्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन विद एकेडमिया, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अगर आपने जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेशन किया है, जॉब फेयर में लोगों को गाइड किया है स्कूल कॉलेजेज में, इंडस्ट्री में और या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर इवेंट्स, पब्लिकेशन टू पब्लिसाइज कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जॉब रोल्स को मैप करने का काम यह आपने काम किया है। या फिर एक्सपीरियंस इन रिहेबिलिटेशन, प्लेसमेंट, इवोल्यूशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अगर आपने दिव्यांग पर्सनस के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इवोल्यूशन किसी एक फील्ड में काम किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये सारे क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल हैं अगर यूपीएससी चाहे तो। आपकी ड्यूटीज़ वही रहेंगी सेम जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ की ड्यूटी रहेंगी, जिसमें आप डिफरेंट एक्ट्स, स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स, पॉलिसी रिपोर्ट्स की प्लानिंग, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे इन द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस, एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंडर में आप काम करोगे। आप नेशनल कैरियर सर्विस में काम करोगे फॉर डिफरेंटली एबल्ड नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहेगा।
एनीवेयर, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है सर्विस के लिए। देन 9th है 47 वैकेंसीज़। 47 वैकेंसीज़ बहुत काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसमें एससी की 8, एसटी की 3, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 5, अनरिजर्व की 19। से 47 में से एक वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड है। ये भी पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, पे लेवल 10 की पोस्ट है। और ये काफ़ी कम देखने को मिलता है कि इतनी हाई लेवल की पोस्ट आपको मिल रही है अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम इज़ 35 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है माइनिंग से इंजीनियरिंग करी है, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कोर माइनिंग एक्टिविटी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो माइनिंग और मिनरल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनमें लेवल 7 पर अगर आपने काम किया है, या फिर अगर हमने मास्टर्स किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कोर माइनिंग एक्टिविटी में, और या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप लेवल 7 पर डील करते थे माइनिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप इसमें एलिजिबल हो और आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है, लेकिन यूपीएससी अगर चाहे तो आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी माइंस का इंस्पेक्शन करने की, फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, मिनरल्स के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी रहेगी आपकी, और उसके अंडर जो भी रूल बनते हैं। हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको कहीं भी सर्विस के लिए भेजा जा सकता है। देन 10th वैकेंसी है पोस्ट ऑफ लेबर ऑफिसर की वैकेंसी है इन लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। ओबीसी की एक पोस्ट है केवल, ये लेवल 7 की पोस्ट है। एसेंशियल मैक्सिमम एज 33 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा है इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड आपने कोई काम किया 3 साल तक इंडस्ट्रीज़ में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट का काम किया, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ये इसके अलावा डिज़ायरेबल भी इसमें क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिग्री करी है लॉ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर और आपके पास हिंदी में वर्किंग नॉलेज है, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है। ड्यूटीज़ आपकी रहेंगी टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ काउंसिलेशन ऑफिसर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। एक कंसिलेशन ऑफिसर की तरह आप की ड्यूटीज़ आप डिस्चार्ज करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर में। टू एंश्योर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस, साथ में आप ग्रीवान से डिस्प्यूट मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अगर वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई ग्रीवांसेज हैं डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी आप संभालेंगे। साथ में ग्रेच्युटी एक्ट 1972, वर्कर वेलफेयर एक्ट 1996, तो जितने भी एक्ट हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो दिल्ली के जो ओबीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बाहर के किसी स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी से शुरू होगा और 2 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा रात के 12 बजे। 3 मार्च इसकी लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट करने की लास्ट डेट है 3 मार्च। तो क्लोजिंग डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, वो आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, चाहे 1 साल जो आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का 3 साल का, उसकी जो उसको डिटरमाइन करने की जो डेट रहेगी डिटरमाइनिंग डेट, वो इस एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट रहेगी। तो उससे पहले आपकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू की डेट के दिन, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन उनकी प्रिंट आउट के साथ में जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यूपीएससी के लेके जाने पड़ेंगे। आप इस वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर कल से 11 फरवरी से
अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जितनी भी अपनी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं प्लस जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है वो उसमें मेंशन कर दीजिए। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया डायरेक्टली इंटरव्यू है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं तो डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया अडॉप्ट करेगा, जिससे कि वो इंटरव्यू के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को बुलाए, 2 या 3 या 5 को ना कोई बुलाएगा। तो वो उसका ये क्राइटेरिया है, जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। तो आपने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो आपके पास हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी आपने पूरी कर रखी है तो आपके पास चांस ज़्यादा है, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे आपने पीएचडी कर रखा है, मास्टर्स कर रखे, तो आपके पास ज़्यादा है तो आपका चांस बनेगा। हायर एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है मिनिमम एक्सपीरियंस से, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा और आपको इंटरव्यू कॉल आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। इसके अलावा कमीशन चाहे तो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी ले सकता है रिटर्न बिफोर द इंटरव्यू, और इसका वेटेज फाइनल में 75-25 रहेगा। 75 रिक्रूटमेंट टेस्ट का एंड 25 रहेगा इंटरव्यू का फाइनल मेरिट बनाने में। तो कैंडिडेट अपनी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, सब वो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करे। इम्पोर्टेंट नोट है। तो जैसे कि अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अगर आपका रिटर्न होता है तो 75-25 के रेशियो में होगा, 25 इंटरव्यू 75 रिटर्न। तो इस केस में अनरिजर्व को 50 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स और SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स मिनिमम है, मस्ट है 100 में से। एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपीज़ है। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस एग्जम्प्ट है, और जो एक बार फीस पे कर दी तो दोबारा नहीं मिलेगी। कंसेशन रिलैक्सेशन की बात करें, एज में कंसेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 साल का एग्जाम्पशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एग्जाम्पशन है। SC ST के लिए SC ST को 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। OBC के लिए 8 साल का मिल सकता है मैक्सिमम। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर उसमें भी आप SC ST में आते हो तो 15 ईयर्स तक का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। OBC के लिए आपको 13 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसके बेसिस पर, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया उसमें आपने इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपको आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ेंगी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, रिलेवेंट सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। अगर उनमें से आपका कोई भी एक ये वार्निंग है, अगर कुछ भी अगर उसमें गलत मिलता है, किसी भी स्टेज पर UPSC को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, तो आपकी कैंडिडेट से रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको परमानेंटली या फिर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कमीशन अपनी एग्जामिनेशन से या फिर जो कोई भी सिलेक्शन उनके द्वारा किया जाता है उससे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर के अंदर आप काम करते हो तो उससे आपको वंचित भी किया जा सकता है, उसमें आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस डुप्लीकेट्स सर्टिफिकेट्स सब आपको ले जाने होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपडेट रहने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।